हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर मंजू सिंह आपके सामने उपस्थित हूँ अपना एक और वीडियो लेकर, जो है प्रयोजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड पर। प्रोजेक्ट मेथड 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के पेडागोजी सब्जेक्ट्स और उनके लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम दोनों ही पेपर में उपयोगी है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे इसमें क्या है। प्रयोजना पद्धति विलियम हेनरी किलपैट्रिक के द्वारा इजाद की गई और इन्होंने जो है इस पद्धति को जन्म दिया। इन्होंने इस पद्धति को जन्म देने के पीछे जो इनके कारण रहे वो ये थे कि उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी वह एक तरह से व्यवहारिक नहीं थी और उस समय विद्यालय और समाज तीव्र रूप से विस्तृत रूप से एक दूसरे से पृथक हो गए थे। विचार और कार्य दो क्षेत्रों में स्थान समय और भेद में असंबंधित लगने लगे थे। विद्यालय में जो कुछ भी अध्ययन किया जाता था वह संसार में जो कुछ भी हो रहा था वो दोनों बहुत ही कम उनमें संबंध था। विद्यालय के विषयों में बालकों को प्रौढ़ों के साथ सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने का कोई अवसर उन्हें नहीं मिलता था। इसीलिए वे चाहते थे कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करे और उन्होंने सामाजिक जीवन में ही नहीं वरन समस्त जीवन में इसकी आकांक्षा पैदा की और फिर उन्होंने इस आवश्यकता को देखते हुए इस पद्धति को जन्म दिया। इनका खुद का स्वयं का जन्म 1861 में हुआ था और इनकी जीवन यात्रा 1975 तक चली। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड में और क्या है। पद्धति का परिचय। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं इस पद्धति का परिचय। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजना पद्धति व्यवहारवादी विचारक जॉन डीवी और विलियम हेनरी किलपैट्रिक की देन है। जॉन डीवी ने इसकी शुरुआत की थी और जॉन डीवी जो है वो किलपैट्रिक के गुरु थे, यानी किलपैट्रिक जो है जॉन डीवी के शिष्य थे। किलपैट्रिक की ये देन मानी जाती है। औपचारिक रूप से किलपैट्रिक का नाम आता है कि इन्होंने इस पद्धति को जन्म दिया। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा ही दी गई थी और उनके शिष्य हैं किलपैट्रिक और इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया। किलपैट्रिक ने सन 1918 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रयोजना पद्धति को परिष्कृत करते हुए विकसित किया। प्रयोजना विधि में बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने का अवसर प्राप्त होता है। उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी इसमें होता है। इसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस पद्धति में और क्या है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। किलपैट्रिक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो एक सामाजिक वातावरण में, क्योंकि बच्चों को उन्होंने देखा था कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं विद्यालयों में वो सामाजिक वातावरण से दूर होते जा रहे हैं, तो उन्होंने प्रोजेक्ट को एक तरह से ऐसे लिया कि सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से उन्हें जोड़ा जाए और एक उद्देश्यपूर्ण कार्य वो करें, तो इसे ही उन्होंने एक तरह से प्रोजेक्ट पद्धति का नाम दिया। तो क्या हुआ बच्चों, किलपैट्रिक के अनुसार कि प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य। एक और डेफिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा भाग है जिसको शिक्षालय में प्रतिपादित किया जाता है। यानी आगे जाकर के बालक जब समाज में अपना जीवन निर्वाह करेगा तो उस समय उसको जो समस्याएं आएगी उसको सामना करना पड़ेगा। तो वास्तविक जीवन जो उसे आगे जाकर जीना है उसका एक छोटा सा भाग विद्यालय में ही उसे पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा भाग है जो उसे आगे जाकर के जीना है और जिसको विद्यालय में से प्रतिपादित किया जाता है। तो इस तरह से बेलार्ड ने भी एक इस डेफिनेशन में बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट का समझाया है कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का ही भाग है और जो विद्यालय में विद्यार्थी को इसकी अभ्यास कराया जाता है। आगे एक और डेफिनेशन है पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। पार्कर कहते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, किसी कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यहाँ पर इन्होंने इस प्रोजेक्ट मेथड को अलग तरीके से देखा है। यहाँ पर ये जो कहना चाह रहे हैं कि छात्र को उत्तरदायी बना करके उस पर एक जिम्मेदारी डाल करके और एक संपूर्ण नागरिक बनाने की कोशिश
की जाती है। तो प्रोजेक्ट क्या हुआ, किसी भी कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों पर पूरी योजना का और उसको बनाने का और उसको संपन्न करने का उत्तरदायित्व उस पर डाला जाता है, उसे जिम्मेदार बनाया जाता है और उसे भावी जीवन की एक तरह से इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है या अभ्यास कराया जाता है। यह विधि छात्र केंद्रित विधि है। अभी तक बच्चों आपने जितनी भी विधियां देखी हैं, जो परंपरागत विधि थी उनकी बात अलग है, लेकिन जो नवीन जितनी भी विधियां हैं वो सभी छात्र केंद्रित है। उसी प्रकार से ये प्रोजेक्ट मेथड भी छात्र केंद्रित विधि है। इसमें अध्यापक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। प्रमुख भूमिका छात्रों को ही निभानी होती है। विद्यार्थी अपनी अपनी योग्यता, सहयोग, परिश्रम और समझ से प्रयोजना पूरी करते हैं, जिस कारण छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास भी स्वतः हो जाता है। इस पद्धति में विद्यार्थी जो है काम करते हैं, उन्हें उसको जो काम दिया जाता है उनकी योग्यता के अनुसार दिया जाता है और वह उसके अपने साथी जो है उनके सहयोग से और परिश्रम से और समझ से अपने कार्य को पूरा करते हैं। उन्हें जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसको पूरा करते हैं। इससे छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। कौन कौन से सामाजिक गुण हैं? जैसे मान लीजिए कि प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, इस तरह के जो सामाजिक गुण हैं वो बालक में स्वतः ही विकसित हो जाते हैं, जिसकी कमी किलपैट्रिक ने महसूस की और इसीलिए उन्होंने इस पद्धति को जन्म दिया। प्रयोजना विधि एकल व समूह दोनों प्रकार से संपन्न की जाती है। यानी इस पद्धति का जो स्वरूप अगर हम देखें तो इसे व्यक्तिगत तौर पर भी पूरा किया जा सकता है कि सभी छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर कोई परियोजना दी जा सकती है, या ग्रुप में डिवाइड करके समूह में उनको विभाजित करके और फिर उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। तो प्रयोजना विधि एकल व समूह दोनों प्रकार से संपन्न की जा सकती है। इस विधि से बालक की मानसिक व शारीरिक दोनों प्रकार की क्षमताओं का प्रयोग किया जाना संभव है। यानी बालक यहाँ पर शारीरिक तौर पर तो काम करता ही है, मानसिक तौर पर उसे योजना बनाने में और उसे लागू करने में उसको अपनी मानसिक क्षमता का भी एक तरह से सदुपयोग करना होता है और शारीरिक श्रम तो उसे करना ही होता है। इसलिए उसकी मानसिक और शारीरिक दोनों ही क्षमताएं हैं उनका उपयोग करता है और उनका विकास संभव हो पाता है। अर्थात प्रोजेक्ट जो है चिंतन, मनन, कल्पना और बुद्धि पर भी आधारित हो सकता है, या उत्पादन रूप में अगर हम देखें तो कुशलता, दक्षता विकसित करने के आधार पर भी आधारित हो सकता है। जो छात्रों को प्रोजेक्ट दिया जाता है वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं कि जिनमें छात्रों को विचार करना पड़े। मान लीजिए छात्रों को इस तरह का प्रोजेक्ट दिया जाता है कि किसी एक महान विद्वान की कोई जयंती मनानी है, या कोई इस तरह के कोई क्विज वगैरह उनको आयोजित करने हैं, या उनको कोई कहानी प्रतियोगिताएं या कविता प्रतियोगिताएं आयोजित करनी है, तो उनमें उनको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, स्वयं की कल्पना उनको काम में कल्पना के आधार पर काम करना होगा, उन्हें अपनी बुद्धि उस पर लगानी होगी। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा वह चिंतन, मनन और कल्पना बुद्धि पर आधारित होगा। जबकि उत्पादन रूप में अगर हम देखें तो उन्हें कौन सी प्रयोजनाएं दी जा सकती है? जैसे मान लीजिए उन्हें दे दें कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कि हम जो हमारे जो बेकार वस्तुएं हैं उनसे कुछ अच्छा सामान बनाएं, कुछ क्रिएटिव काम करें, या किसी प्रदर्शनी का आयोजन करें, या किसी और इस प्रकार के मेलों का आयोजन करें। इस तरह से जब वो करेंगे तो उनमें एक तरह से किसी चीज के उत्पादन की कुशलता वो उनमें हासिल हो सकेगी, उनमें दक्षता आ सकेगी, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्पादन रूप में भी उनमें कुशलता और दक्षता प्रोजेक्ट के माध्यम से आती है। तो हमने देखा इस स्लाइड में कि प्रोजेक्ट दो प्रकार से उनमें दिए जा सकते हैं। एक तो कि उनमें चिंतन मनन के आधार पर, और दूसरा उनमें उत्पादन रूप में, जिससे उनमें उत्पादन की कुशलता विकसित हो सकेगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड पर क्या है। अब आते हैं योजना विधि के सिद्धांत। हम सिद्धांत की बात करते हैं तो जो इस स्लाइड में हम इसके जितने सिद्धांत हैं वो एक एक करके हम देखेंगे। सिद्धांत क्या है? पहला जो इसमें आता है वह आता है रोचकता। यानी बालक जो है वह अपने परियोजना एवं कार्य को खुद ही चुनते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। बालक इसमें क्या करते हैं कि जब वो परियोजना का चुनाव करते हैं तो उस समय वो इतने सतर्क होते हैं कि जो परियोजना है वो स्वयं ही उसको चुनते हैं और स्वयं ही उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अध्यापक यहाँ पर उनको गाइड अवश्य करते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा काम है वो छात्र के द्वारा स्वयं के द्वारा ही किया जाता है। तो पहला इसमें आता है कि छात्रों की रुचि के अनुसार, या हम कहेंगे कि छात्रों की एक तरह से क्षमता के अनुसार या छात्र की योग्यता के अनुसार उनको परियोजना चुनने में
उनका अध्यापक मदद करता है और छात्र स्वयं उसको चुन करके और फिर उसको पूरा करने का काम करते हैं। दूसरा इसमें आता है परियोजना उद्देश्य। बिना उद्देश्य के हम कोई भी काम जीवन में नहीं करते। इसी तरह से प्रोजेक्ट मेथड में भी जो है शिक्षक उनको एक उद्देश्यपूर्ण कार्य करने के लिए या उद्देश्यपूर्ण योजना चुनने के लिए उत्साहित करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं और छात्र जो है किसी एक उद्देश्य को लेकर के उस योजना को पूरा करने का काम करते हैं। तो पहला इसमें हमने देखा रोचकता और दूसरा देखा परियोजना के उद्देश्य। इस पद्धति के अनुसार बालकों के समूह कोई भी कार्य समस्या के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसे पूरा करने में कोई उद्देश्य निहित रहता है। उद्देश्य के अभाव में योजना निरर्थक हो जाती है, क्योंकि कोई भी कार्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। जब बालक के सामने कोई उद्देश्य स्पष्ट होता है तो वह बहुत उत्तेजित होकर मन लगाकर काम करता है। उद्देश्य या प्रयोजना का सिद्धांत है। उसका परिणाम यह है कि बालक कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से परियोजना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मान लीजिए अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जो विद्यालय परिसर है उसमें बहुत गंदगी फील हो रही है, तो बच्चों के सामने एक इस तरह की परिस्थिति पैदा कर दी जाती है और उनको कहा जाता है कि देखिए हमारे यहाँ ग्राउंड में बहुत गंदगी है, हम क्या करें, इसे हम किस तरह से सफाई करवा सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति उनके सामने पैदा कर दी जाती है। तो फिर बालक जो है बोलते हैं कि हम इसकी सफाई करवाते हैं। तो फिर उनके सामने एक रखा जाए कि हम क्यों ना हम ही खुद ही इसकी सफाई कर ले। इस तरह से एक जो उसका हल सामने आता है और एक परियोजना का एक टॉपिक जो है, एक योजना हमारे सामने निकल कर आ जाती है कि विद्यालय के ग्राउंड की सफाई। अब इसका उद्देश्य क्या हुआ कि ग्राउंड को साफ करना, और बालक इसके लिए एक योजना बनाने के लिए उन्हें कहा जाता है, फिर योजना को पूर्ण करने के लिए कहा जाता है। दूसरा इसमें आता है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता क्या होता है? क्रियाशीलता की बात यहाँ पर ऐसे है कि बालक में जिज्ञासा, तर्क शक्ति आदि की प्रवृत्तियां पाई जाती है, इसीलिए उसे हर किसी प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि में बालक एवं शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, इसीलिए ये पद्धति बालक की क्रियाशीलता का सदुपयोग करती है और इस पद्धति में बालकों को क्रिया द्वारा शिक्षा भी दी जाती है, क्योंकि जो भी ज्ञान स्वयं कार्य करके प्राप्त किया जाता है वह अधिक स्थायी होता है। इसीलिए जहां तक संभव हो सके बालक को व्यवहारिक क्रिया के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे बालक उत्साहपूर्वक सीख सके और स्वयं करके सीख सके। अगला इसमें आता है सामाजिकता। सामाजिकता की बात जो है कि बालकों को सामाजिक रूप से कार्य का अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि सामाजिकता का गुण विकसित हो सके, जीवन का अनुभव हो सके तथा उनके अंदर सहयोग, सद्भावना, प्रेम और आदि सामाजिक गुणों का विकास हो सके। इसीलिए उनको सामाजिकता यहाँ पर सिखाई जाती है कि आगे जब वो जाएंगे समाज में और कार्य करेंगे तो उस समय उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी समाज में नहीं होगी और वो आराम से उनके सामने जो भी समस्या आएगी उसका सामना वो कर पाएंगे। तो सामाजिकता भी इसका एक तरह से एक ऐसा उद्देश्य है कि सामाजिकता बालकों को विद्यालय में ही सिखाई जाती है। फिर अगला आता है उपयोगिता। उपयोगिता वाले कार्यों में ही बालक की रुचि होती है। रुचि ही किसी परियोजना का मनोवैज्ञानिक तत्व है। प्रोजेक्ट से बालक जो कुछ भी सीखता है, करके सीखता है, वह व्यवहारिकता ही सामाजिक उपयोगिता का सबसे बड़ा आधार है। जॉन डीवी ने सामाजिक उपयोगिता को ही शिक्षा का लक्ष्य माना। जॉन डीवी कहते थे कि वही शिक्षा उपयोगी है जो सामाजिक तौर पर या समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो। आज हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे सामने एक ये उद्देश्य होता है कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उससे हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, हम एक नौकरी या व्यवसाय कर सके और हम एक अच्छा खासा धन कमा सकें। लेकिन यहाँ पर जो जॉन डीवी कहते हैं कि जो भी शिक्षा दी जाए बालकों को उसका लक्ष्य व्यक्तिगत न होकर के समाज के लिए उपयोगी साबित हो सके बालक, इस प्रकार की शिक्षा उसको दी जानी चाहिए। तो जॉन डीवी क्या मानते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है या लक्ष्य है वो सामाजिक उपयोगिता हो, यानी शिक्षा इस प्रकार की हो कि बालक सामाजिक रूप से उपयोगी साबित हो सके। आगे आता है व्यक्तिगत भिन्नता कि प्रोजेक्ट देते समय व्यक्तिगत भिन्नता का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति की अपनी जो है रुचि होती है, प्रवृत्तियां होती है। यह मान लिया जाता है कि सभी बालकों के अंदर
जो रुचियां और प्रवृत्तियां हैं उनमें सभी बालकों के अंदर जो अलग अलग रुचियां और प्रवृत्तियां हैं उनके अनुसार उन्हें काम दिया जाए, तब वह काम ज्यादा अच्छी तरह से और मन लगाकर करेंगे। इसीलिए बालकों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके प्रोजेक्ट या समस्या उनको दी जाती है। यहाँ पर समस्या जो है किसको कहा जाता है? समस्या कहा जाता है प्रोजेक्ट के ही किसी एक टॉपिक को, या प्रोजेक्ट जो हम ले रहे हैं, जो एक हम वहां लेकर चल रहे हैं एक परियोजना, उसको ही समस्या भी कहा जाता है। चलिए आगे आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब आता है योजना विधि के चरण। चरण कह सकते हैं हम इन्हें, या हम इन्हें पद कह सकते हैं, या हम इन्हें स्टेप्स भी कह सकते हैं। इसमें जो पहला आता है वह आता है योजना विधि के चरणों में। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये जो आपके सामने डायग्राम है उसमें नंबर 1 पर जो है परिस्थिति निर्माण, जो बहुत महत्वपूर्ण है और पहला इसका पॉइंट है परिस्थिति निर्माण। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। इसमें है कि जहां तक संभव हो सके बालकों को ही योजना या प्रोजेक्ट चुनने के अवसर दिए जाते हैं और उनके सामने शिक्षक एक तरह से सहायता करता है और एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है जिसमें कोई समस्या निहित हो और बालक को उसकी रुचि और बौद्धिक विकास के अनुरूप उसे कार्य करने के लिए और समस्या के चुनाव के लिए प्रेरित किया जाता है, और वो बालक जो है उस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं ही उसकी योजना बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है इस तरह की एक परिस्थिति बनाई जाती है। जैसे मैंने पहले भी आपको पिछली स्लाइड में इसका जिक्र किया था कि अगर विद्यालय परिसर गंदा है तो अगर शिक्षक चाहता है कि उसकी सफाई हो जाए, इस परियोजना को चुन लिया जाए, तो शिक्षक इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि देखिए बालकों, बहुत दिन बाद हम विद्यालय आए हैं, हमने देखा हमारा विद्यालय परिसर बहुत गंदा पड़ा है, हमें उसे साफ करना है, अब क्या करें? उसको साफ किस प्रकार से किया जा सकता है? तो बालकों की तरफ से अलग अलग सुझाव आएंगे। कोई बालक बोलेंगे कि इसे साफ करवा लिया जाए, कोई आदमी रखकर, मजदूर लगाकर, या हमारे जो ऑफिस के, हमारे जो विद्यालय के जो बाईजी वगैरह हैं उन स्टाफ से साफ करवा लिया जाए, या हम कोई और तरीके से इसको साफ करवा सकते हैं। तो शिक्षक जब उनके सामने ये परिस्थिति रखेंगे तो शिक्षक बोलेंगे कि नहीं, बाहर से भी नहीं साफ करवा सकते हैं, और जो ऑफिस, हमारे जो विद्यालय के और दूसरे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनके पास पहले ही बहुत काम है तो वो भी इसे साफ नहीं कर सकते हैं, तो बालकों हम क्या करें? तो इस तरह की परिस्थिति जब विद्यालय में शिक्षक उनके सामने रखेंगे तो छात्रों से ही फिर सुझाव आएगा कि क्यों ना हम ही इसे साफ कर लें, और इस तरह से एक समस्या का एक जो टॉपिक है, एक परियोजना का, वो उभर कर सामने आएगा और फिर उस समस्या का चुनाव कर लिया जाएगा। तो इस तरह से एक परिस्थिति जो है शिक्षक पैदा करता है। मान लीजिए कि विवेकानंद जयंती आने वाली है या 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती आने वाली है, तो उनको इस तरह से उनके सामने परिस्थिति रखी जाए कि बच्चों, अब 2 अक्टूबर आने वाला है और हम चाहते हैं कि हम गांधी जी को याद करें, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? तो फिर बालक, उन्हीं में से बालकों की तरफ से तरह तरह के सुझाव आएंगे और फिर किसी एक योजना पर एक निर्णय हो जाएगा। तो इस तरह से शिक्षक जो है बालकों के समक्ष परिस्थिति निर्माण करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है योजना का चयन, यानी शिक्षक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी योजना जो है वो बालकों पर लादे नहीं, बलपूर्वक न डालें, क्योंकि ऐसा करने से योजना महत्वहीन हो जाती है। शिक्षक को चाहिए कि वह योजना का चुनाव करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करे। बालक योजनाओं को प्रस्तावित करेंगे, लेकिन प्रत्येक बालक के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसी योजना के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए जो कि बालकों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो। शिक्षक को योजना चुनने के संबंध में बालकों का पथ प्रदर्शन करना चाहिए और उसी योजना को स्वीकार करना चाहिए जिसका शैक्षिक मूल्य सबसे अधिक हो। जो हम अभी परिस्थिति निर्माण के समय हम लेकर चल रहे थे, तो परियोजना के चयन के लिए जब हम आते हैं तो फिर उसी समस्या पर हम बात करते हैं कि परिस्थिति सब शिक्षक ने पैदा कर दी बालकों के सम्मुख कि भाई विद्यालय परिसर गंदा है, तो बालकों में से ही एक सुझाव आया कि भाई इसको साफ कर लिया जाए। तो दूसरे नंबर पर ये परियोजना एक तरह से चयनित हो जाएगी। या हम ऐसा कहें कि 2 अक्टूबर आने वाला है, महात्मा गांधी को हम किस तरह से याद कर सकते हैं, किस तरह से हम उनका सम्मान कर सकते हैं, तो बालकों में से ही ये सुझाव आ सकता है कि उनकी जयंती पर हम एक भजन प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं, या हम कोई इस तरह की सूती वस्त्रों की कोई एग्जीबिशन लगा सकते हैं, या सूत कातने का कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस तरह की परियोजना का चयन हम कर सकते हैं, लेकिन इसका सुझाव जो है शिक्षक के पास बालकों की तरफ से ही आएगा और फिर मिलजुल करके और किसी एक परियोजना का चयन कर लेंगे।
तो बच्चों आपने देखा पहले नंबर पर आया परिस्थिति निर्माण, दूसरे नंबर पर आया परियोजना का चयन, तीसरे नंबर पर चलते हैं और तीसरे नंबर पर आता है उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण क्या होता है? उद्देश्य निर्धारण ये कह सकते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो उससे पहले हम कहीं ना कहीं उस किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं, तभी हम उस काम को करते हैं। योजना या प्रोजेक्ट पूर्ण होने के पश्चात तथा शिक्षक बालकों द्वारा ये देखना चाहता है कि योजना कहाँ तक सफल हुई, तो इसके लिए किसी एक उद्देश्य को लेकर के योजना बनाई जाती है और यह पूर्ण हुई या नहीं ये तभी पता लगाया जा सकता है कि जब उसके लिए पीछे कोई उद्देश्य हो। प्रत्येक बालक पूर्णतः स्वतंत्र होकर अपने विचार प्रकट करता है। इन विचारों पर सामूहिक रूप से विचार करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं और फिर किसी गलतियों की तरफ न देखते हुए, आलोचना को न देखते हुए और उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। ये उद्देश्य निर्धारण जो है, इसके बाद में जैसे मान लीजिए कि विद्यालय परिसर की सफाई करने का एक योजना का चयन किया गया है, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या हुआ कि विद्यालय परिसर की सफाई। अगर मान लीजिए कि किसी भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है 2 अक्टूबर के आसपास, 2 अक्टूबर को, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या हुआ? महात्मा गांधी के कार्यकलापों को सम्मान देना, उन्हें याद करना और बच्चों में इस तरह की एक आदत डालना कि जब ऐसे हमारे कोई महापुरुषों की जयंतियां वगैरह आती है तो हम उन्हें किस तरह से आयोजित कर सकते हैं। तो इस तरह से उद्देश्य निर्धारण किया जाएगा। तो हमने देखा बच्चों, पहला परिस्थिति निर्माण, दूसरा प्रयोजना चयन और तीसरा उद्देश्य निर्धारण। चौथे नंबर पर आते हैं, अब आता है योजना का निर्माण। अब योजना बनाई जाती है कि जो काम हम करने जा रहे हैं, मान लीजिए विद्यालय परिसर की सफाई का ही काम लिया है, योजना ली है, तो हम उसके लिए पूरे जो योजना है उसे कैसे पूरा करेंगे इस काम को, इसके लिए योजना बनाई जाएगी। जैसे कि पूरी जो कक्षा है उसके विद्यार्थियों को समूह में विभाजित कर दिया जाएगा, हर समूह को कौन कौन सा काम करना है वह योजना बना ली जाएगी और फिर उसके बाद में ये योजना का पूरा निर्माण कर लिया जाएगा कि किस तरह से इस काम को पूरा करना है। तो चौथे नंबर पर आया योजना निर्माण। पांचवें नंबर पर चलते हैं कि अभी तक जो भी बात हो रही थी वो सिर्फ बात कर रहे थे कि पहले परिस्थिति पैदा की गई, फिर योजना का चयन किया गया, फिर उसका एक उद्देश्य निर्धारित किया गया, फिर उसके लिए एक योजना बनाई गई। अब समय आ गया है जब 4 इसके स्टेप्स पूरे हो गए हैं तो पांचवें नंबर पर की योजना को लागू किया जाए या योजना को क्रियान्वित किया जाए। क्रियान्वित करने में क्या है कि एक तरह से जो योजना हमने बनाई है मिलजुल करके उस योजना को लागू किया जाए। कार्यक्रम के निर्धारण के पश्चात प्रत्येक बालक उत्साह पूर्वक अपने अपने कार्य को ग्रहण करता है और उसे पूरा करने में जुट जाता है। प्रत्येक बालक अपना कार्य स्वयं करता है। इस प्रकार समूह में भी ये काम अगर बांटा जाता है तो समूह में ये काम करता है और इस तरह से बालक जो है करके सीखते हैं। शिक्षकों का योजना का कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते बल्कि योजना को पूरा करने में बालकों की सहायता करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वो बालक को अपनी गति से कार्य करने दे और इसमें समय तो अधिक लगता है लेकिन फिर भी समय का ध्यान रख करके इस काम को किया जाए और इस प्रकार से जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान होगा वो अधिक स्थायी होगा। शिक्षक का कार्य बालकों के कार्य का निरीक्षण करना, उसे प्रोत्साहित करना, आवश्यकता पड़ने पर आदेश देना, आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करना। इस तरह से आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक योजना में परिवर्तन भी कर सकते हैं और इस परिवर्तन की ओर बालकों का ध्यान आकर्षित भी कर सकते हैं। तो योजना के क्रियान्वयन में क्या आया बच्चों? मान लीजिए अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम विद्यालय परिसर की सफाई का योजना का चुनाव हमने किया है, तो इसके लिए पहले परिस्थिति निर्माण किया, फिर इस योजना का चयन कर लिया कि हम विद्यालय परिसर की सफाई करेंगे, फिर उसके पीछे एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि विद्यालय परिसर जो है उसको साफ करना, उसको साफ सुथरा बनाना और ये उसका एक उद्देश्य हुआ। फिर इसके लिए एक योजना बनाई गई कि जितने बच्चे हैं उनको 4 समूह में बांट लिया गया और हर समूह को उसका काम दे दिया गया कि मान लीजिए एक समूह है वो ये काम करेगा कि पूरा जो मोटा मोटा कचरा है विद्यालय परिसर का उसको उठाकर एकत्रित करके एक साइड रख लेगा। दूसरा जो ग्रुप है वो पेड़ पौधे जो है उनकी कटाई छटाई करेगा। तीसरा एक जो ग्रुप होगा वो पूरे ग्राउंड की एक तरह से झाड़ू लगा करके सफाई करेगा और चौथा जो ग्रुप होगा वो 4 ग्रुप में अगर बांटा है तो चौथा जो समूह होगा वो उस पूरे कचरे को जला करके और वहां पे पूरे उसको साफ कर लिया जाएगा। तो इस तरह से जो योजना का निर्माण किया गया था उसका क्रियान्वयन फिर कर लिया जाएगा 5वें नंबर पर। अब आता है 6ठे नंबर पर जो है वो योजना की जांच। जांच से तात्पर्य यह है बच्चों की जो शिक्षक साथ साथ काम कर रहे थे, जब बच्चे काम कर लेंगे तो आकर के शिक्षक को बोलेंगे कि हमारा काम पूरा हो गया।
तो शिक्षक जो है स्वयं अपने उस पे जा करके और देखेंगे परिसर में कि जो बच्चों को काम दिया गया था वह उन्होंने पूरा तो कर लिया ना, यानी उन्होंने पूरा काम को कंप्लीट कर लिया या नहीं, इसकी जो जिम्मेदारी है देखने की वो शिक्षक की होगी। तो छठे नंबर पर आता है योजना की जांच। अब आता है 7वें नंबर पर और वह है योजना का मूल्यांकन। योजना का मूल्यांकन जो है इसके सामने तीसरे नंबर पर जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड में, उद्देश्य निर्धारण, इससे सीधा सीधा संबंध रखता है। यानी जिस तरह से अगर आप आप जैसे बीएड कर रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य है कि आपको यहाँ पर एक शिक्षक बनना है, आप इस उद्देश्य को लेकर के इस कोर्स में आए हैं। इस कोर्स में आने के बाद में आप इसको पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपकी एक परीक्षा होगी, उसके बाद पता लगाया जाएगा कि जो आपने शिक्षक के लिए पढ़ाई की है उसमें आप कितने सफल हुए हैं। तो यानी उद्देश्य और मूल्यांकन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उद्देश्य के आधार पर ही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर 7वें नंबर पर जो है योजना का मूल्यांकन आता है, और ये योजना का जो मूल्यांकन है वह शिक्षक स्वयं करता है। वो देखता है कि जो काम जैसा करने के लिए दिया गया था उस हद तक, उस सफाई से, उस उद्देश्य को वो काम पूरा कर रहा है या नहीं। जैसे कि परियोजना हम ली थी कि विद्यालय परिसर की सफाई, तो ये उसका उद्देश्य था परिसर को साफ करना। तो जब अध्यापक देखेगा और उसका मूल्यांकन करेगा तो ये देखेगा कि जो ये उद्देश्य था परिसर को साफ करना, ये पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो योजना का जो मूल्यांकन है वो किस पर निर्धारित होता है, उद्देश्य पर, और उद्देश्य को देख करके योजना का मूल्यांकन किया जाता है। और फिर इसमें अंतिम जो आता है वह आता है लेखा जोखा प्रस्तुत करना। जब छात्र सारा काम कर लेते हैं उसके बाद में इस पूरे कार्यवाही को वो एक तरह से लिखित रूप दे करके, पूरा उसको लिख करके और शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसे कहते हैं लेखा जोखा प्रस्तुत करना, कि उस कार्य को उन्होंने कितने समय में किया, कितने ग्रुप में बांट के किया, किस ग्रुप ने कौन सा काम किया, कितना टाइम किस ग्रुप ने लगाया, और फिर किस तरह से काम पूरा हुआ। इसका पूरा लेखा जोखा लिखित रूप में छात्र शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा है इसमें योजना विधि के चरण, पद या स्टेप्स में कि पहले नंबर पर आता है परिस्थिति निर्माण, दूसरे नंबर पर आता है प्रयोजना चयन, तीसरे नंबर पर आता है उद्देश्य निर्धारण, चौथे नंबर पर आता है योजना का निर्माण, 5वें नंबर पर आता है योजना क्रियान्वयन, 6ठे नंबर पर आता है योजना की जांच, 7वें नंबर पर आता है योजना का मूल्यांकन, और 8वां और जो अंतिम है वो आता है लेखा जोखा प्रस्तुत करना। तो आपने देखा इस तरह से योजना विधि के चरण। इस वाली जो स्लाइड है इसमें भी बच्चों आप देख रहे हैं योजना विधि के चरण को ही यहाँ पर क्रमवार लिखा गया है। इसमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें भी एक विद्यार्थी एक तरह से क्वेश्चन मार्क से इस तरह का ये ग्लास लेकर के और योजना का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस प्रश्न चिन्ह जो है ये एक तरह से योजना है और विद्यार्थी इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। योजना का जो टॉपिक होता है या जो योजना का चुनाव होता है उसे समस्या का ही नाम दिया जाता है। तो योजना विधि के जो चरण है, पद हैं या स्टेप्स हैं, उनको क्रमवार हम इस स्लाइड में भी एक बार देख लेते हैं। उसका एक बार और आपको अभ्यास हो जाएगा। पहली जो आती है परिस्थिति निर्माण, फिर आता है योजना का चयन, उसके बाद आता है उद्देश्य का निर्धारण, फिर आता है योजना का निर्माण, फिर योजना का क्रियान्वयन, उसके बाद आता है योजना की जांच और योजना का मूल्यांकन, और अंत में आता है लेखा जोखा या अभिलेख प्रस्तुत करना। तो हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था कि उसमें हमने इसको डायग्राम रूप में देखा था, और हम यहाँ पर अब क्रमवार देख रहे हैं कि परिस्थिति निर्माण, योजना का चयन, उद्देश्य का निर्धारण, योजना का निर्माण, योजना को लागू करना या क्रियान्वयन, योजना की जांच और योजना का मूल्यांकन, और लास्ट में आता है लेखा जोखा या अभिलेख प्रस्तुत करना। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये विद्यार्थी एक तरह से योजना है उसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। अब आते हैं बच्चों योजना के प्रकार। हम जब प्रकार की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि योजना कितने प्रकार की हो सकती है। तो इसमें जो पहला प्रकार आता है वह आता है कक्षा के छात्रों की दृष्टि से।
कक्षा के छात्रों की दृष्टि से का अर्थ यहाँ पर है कि कक्षा में जो छात्रों की संख्या है उसके आधार पर योजना का विभाजन, यानी अगर जैसे व्यक्तिगत तौर पर योजनाएं दी गई है एक एक छात्र को अलग अलग, तो वो व्यक्तिगत योजनाएं कहलाएगी। और अगर समूह में डिवाइड करके, समूह में बांट करके योजनाएं दी गई है तो वो सामूहिक योजनाएं कहलाएगी। तो कक्षा के छात्रों की दृष्टि से संख्या के आधार पर जो दी तो वो दो प्रकार की हो गई। एक तो व्यक्तिगत योजनाएं, इसमें प्रत्येक छात्र को उसकी रुचि, मानसिक स्तर, क्षमता, योग्यता के आधार पर समस्या के चयन, योजना तैयार करना, निष्कर्ष निकालने का अवसर दिया जाता है। जैसे व्यक्तिगत तौर पर कौन कौन सी योजनाएं दी जा सकती है कि चार्ट बनाना, चित्र बनाना, मॉडल बनाना, मानचित्र बनाना आदि का निर्माण करना। दूसरी आती है सामूहिक योजनाएं। सामूहिक योजनाओं को पूर्ण करने का काम, उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने का उत्तरदायित्व संपूर्ण कक्षा के छात्रों का रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसमें कहें कि सामूहिक तौर पे कौन कौन सी समस्याएं ली जा सकती है तो वो है सामुदायिक सर्वेक्षण, प्रदर्शनी, उत्सव आदि का आयोजन। तो कक्षा के छात्रों की दृष्टि से दो हो गई, व्यक्तिगत योजनाएं और सामूहिक योजनाएं। दूसरी जो आती है योजना के प्रकार में विषय वस्तु की दृष्टि से, कि विषय वस्तु की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें पहली है उत्पादन की योजनाएं। इसमें किसी भौतिक वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे कोई चित्र बनाया जाए, मॉडल बनाया जाए, इस तरह से शैक्षिक खेल उनसे करवाए जाते हैं, तो ये उत्पादन की योजनाएं हो गई। तो विषय वस्तु की दृष्टि से देखते हैं तो पहली आती है उत्पादन की योजनाएं। दूसरी आती है अभ्यासात्मक योजनाएं। इसमें छात्रों में किसी विशेष कला या कार्य में दक्षता या कुशलता प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए विषय वस्तु से संबंधित कहानी, लेख, नाटक, प्रदर्शनी का आयोजन करना, ये कहलाती है अभ्यासात्मक योजनाएं, जिसमें अभ्यास किया जाता है। किसी अच्छे कार्य का अभ्यास कहानी के द्वारा, लेख के द्वारा, नाटक के द्वारा या प्रदर्शनी के द्वारा किया जाता है। तीसरे नंबर पर आती है समस्यात्मक योजनाएं। इसमें विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन में समस्या का हल प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सर्वेक्षण के द्वारा समस्याओं के कारणों का ज्ञान को ज्ञात करना। तो ये तीसरी जो आती है समस्यात्मक योजनाएं। अब इस प्रकार से बच्चों हमने देखी थी पहले कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर, दूसरी हमने देखी थी विषय वस्तु के आधार पर। हम तीसरे पर अब चल रहे हैं और वह आती है समय की दृष्टि से। समय को अगर देखें तो उसमें भी दो प्रकार से बांटा गया है योजनाओं को। एक तो होती है लघु योजनाएं, व्यक्तिगत रूप से जो योजनाएं 2 से 7 दिन की अवधि में समाप्त हो जाने वाली है वो कहलाती है लघु योजनाएं। और दूसरी आती है वृहद योजनाएं। वृहद योजनाओं में क्या आता है, इसमें 1 सप्ताह से अधिक की होती है ऐसी समस्याओं का समाधान, जिसमें कई दिनों का निरीक्षण इसमें सम्मिलित होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कक्षा में छात्रों की संख्या के आधार पर हमने बांटा। तो हमने देखा कि 2 तरह की थी, व्यक्तिगत और सामूहिक। दूसरी हमने देखा विषय वस्तु के आधार पर, उसमें हमने देखा उत्पादनात्मक योजनाएं, अभ्यासात्मक योजनाएं और समस्यात्मक योजनाएं। तीसरे नंबर पर हमने देखा समय की दृष्टि से, और समय की दृष्टि से जो हमने देखा उसमें 2 थी, एक तो थी लघु योजनाएं और दूसरी थी वृहद योजनाएं। तो मोटे रूप में अगर हम देखते हैं तो पहली आती है कक्षा में जो छात्र हैं उनकी संख्या के आधार पर, दूसरा विषय वस्तु के आधार पर और तीसरा समय की दृष्टि से। चलिए बच्चों आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्लाइड में जो पिक्चर है उसको देखेंगे कि एक ग्रुप है छात्रों का जो एक दूसरे की मदद से किसी कार्य को संपन्न करने में लगे हुए हैं। तो ये एक तरह से इंडिकेशन है कि समूह रूप में काम कैसे होता है, सामूहिक योजना में काम कैसे होता है। यही सोच करके इस पिक्चर को स्लाइड में डाला गया है, जो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपको मेरी जो मैं ये वीडियोस डाल रही हूँ अगर आपको ये पसंद आती है ना तो आप इन्हें लाइक जरूर कीजिए, आप इसी समय लाइक कीजिए, आप अपने साथियों को अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। और जो मेरा ये चैनल है डॉक्टर मंजू सिंह नाम से ही है, जिसमें मैं बीएड कक्षाओं से संबंधित जो सिलेबस है उसी को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे क्या है एक प्रोत्साहन मिलेगा और मैं मेरे कार्य को और अधिक उत्साह के साथ संपन्न कर पाऊंगी और मेरी जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब आता है योजना विधि के गुण। इसमें भी जो पिक्चर है इसमें दिखाया जा रहा है कि पहले एक जना काम कर रहा है और फिर 2 और आ गए हैं और फिर ये मिलजुल करके किसी योजना पर काम कर रहे हैं। ये योजना विधि जो है इसका एक तरह से जो सार है वो इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए पहला जो हम गुण है वो देखते हैं
कि मनोवैज्ञानिक, यानी ये जो विधि है ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पद्धति विकास के समान अवसर इसमें बालकों को उनकी रुचि, प्रवृत्ति, इच्छा और क्षमताओं का इसमें पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इसमें रटने तथा स्मरण करने की क्रिया की अपेक्षा सोचने की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है और उन्हें कार्य करने के लिए स्वयं की अपनी योग्यता के अनुसार अवसर दिए जाते हैं। यानी हर बालक जो है उसमें जो योग्यता है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम कोई प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं, 2 अक्टूबर आ रहा है और महात्मा गांधी के ऊपर कोई प्रदर्शनी लगानी है, तो जो कार्य की योजना बांटी जाएगी, तो कुछ बच्चे जो होंगे उसमें व्यक्तिगत तौर पर अगर उनको काम दिया जाता है तो जो बच्चों की ड्राइंग अच्छी होगी तो उनको चार्ट बनाने का काम दे दिया जाएगा। जो बच्चे कटिंग में और इसमें अच्छे होंगे तो उनको क्लासरूम डेकोरेशन का काम दे दिया जाएगा। जो बच्चे लेखन में अच्छे होंगे तो उनको उस दिन प्रदर्शनी के दिन जो कुछ बोलना है या कोई एंकरिंग वगैरह करनी है तो उसका काम दे दिया जाएगा। इस तरह से उनको जो योग्यता जिस बच्चे में है उस योग्यता के अनुसार उन्हें काम दिया जाएगा और उनकी उस योग्यता को और विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसे कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक। इस योजना में बालकों को उनकी मनोवैज्ञानिक जो विज्ञान है उसको ध्यान में रख करके और बालकों की उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है। दूसरा आता है स्वतंत्रता आधारित। ये जो विधि है इसमें बालकों को काम थोपा नहीं जाता है, उन्हें काम उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार चुनने का अधिकार होता है और अपना काम को पूरा करने की भी उन्हें पूरी स्वतंत्रता होती है। तो ये जो विधि है ये स्वतंत्रता पर आधारित होती है। बालक को इसमें पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा जाता है। बालक किसी बंधन में नहीं होता है और वह अपनी स्पीड से और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को करते हुए आगे बढ़ सकता है। अगला आता है इसमें अनुभव से सीखना, कि इसमें जो बालक काम करते हैं और काम करने से उनमें एक तरह से अनुभव आ जाता है। इस पद्धति के अनुसार बालक पुस्तकीय जो ज्ञान है उससे दूर रहते हैं, स्वयं कार्य को करते हैं, कार्य को करके और व्यवहारिक तौर पे काम करते हैं और उसका अनुभव प्राप्त करते हैं और उनको वो काम करना आ जाता है। तो अनुभव से यहाँ पर बालक स्वयं करके सीखते हैं। अगला आता है पुस्तक शिक्षण के दोष से मुक्त। पुस्तक शिक्षण जो है इस पद्धति में पुस्तकों का एक तरह से पाठ्य पुस्तकों का इसमें अभाव होता है, उनको उसमें ध्यान बच्चों को पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकों पर डिपेंडेंट नहीं होना होता है। तो इस तरह से जो पद्धति है इसमें एक तरह से पाठ्य पुस्तकों का अभाव है और प्रोजेक्ट के चुनाव में बहुत सारी कठिनाइयां उनको नहीं देखनी पड़ती है। स्वयं अपने प्रोजेक्ट को जो चुनाव करते हैं और किसी पुस्तक पे डिपेंडेंट नहीं होते, स्वयं करके सीखते हैं। पुस्तक की प्रणाली जो होती है, पुस्तक शिक्षण जो होता है उसमें रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है और वो कभी कभी नीरस भी लगने लगती है बालकों को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर पुस्तकें पूरी तरह से उपलब्ध भी नहीं होती है या खर्चा कई लोग नहीं कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड से जब पढ़ते हैं तो पुस्तकीय शिक्षण के जो भी दोष हैं उनसे बालकों को मुक्ति मिल जाती है। अगला आता है सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण, कि इस विधि में बालकों को सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण मिल जाता है, क्योंकि जीवन से लेकर मृत्यु तक हम जब भी चलते हैं तो हमें अलग अलग रोल हमारे जीवन में अदा करने होते हैं। जो आज के बालक हैं वो कल के नागरिक हैं। जब वो छोटे होते हैं तो एक बच्चे का रोल अदा करते हैं, जब वो थोड़े और बड़े होते हैं तो एक तरह से समाज में एक नागरिक का रोल अदा करते हैं और घर में भी एक उत्तरदायी पुत्र या पुत्री का रोल अदा करते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद एक वो उत्तरदायित्वपूर्ण पति का रोल अदा करते हैं। उनके रिश्ते और बदल जाते हैं, फिर वो कहीं पर जमाई बन जाते हैं, कहीं पर वो अपने एक पति बन जाते हैं, फिर बाद में वो पिता बन जाते हैं। इस तरह से जो है बालक, आज का बालक कल का नागरिक है। अलग अलग रोल उसे अपने समाज में अदा करने होते हैं, अलग अलग भूमिका उसे समाज में निभानी होती है। तो उस समय जो है उसे हर जगह समायोजन करके चलना पड़ता है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो। तो इस तरह का सामाजिक समायोजन है, इसका प्रशिक्षण इस योजना विधि के द्वारा बालकों को विद्यालय में ही दे दिया जाता है। तो भावी जब वो नागरिक बनेंगे, समाज में जाकर वो कोई काम करेंगे तो उन्हें फिर किसी समायोजन की परेशानी नहीं होगी। अगला आता है लोकतांत्रिक जीवन यापन का प्रशिक्षण। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि बालकों को जो यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता होती है और वो अपना जीवन है लोकतंत्र के अनुसार अपने जीवन में अपनी आजादी को एक तरह से देखते हुए, आजादी को
का जीवन यापन कर सकते हैं। उन्हें हर तरह से आजादी होती है, बोलने की, खाने पीने की, चलने फिरने की, जो काम वो करना चाहे उसकी उन्हें आजादी होती है। और इस आजादी के पूर्ण जो जीवन है वो उसका प्रशिक्षण इन्हें पहले ही मिल जाता है कि उन्हें अपनी बात रखने का, अपने विचारों की अभिव्यक्ति का, अपने काम को अपने ढंग से करने की पूरी आजादी उन्हें होती है। और उसका प्रशिक्षण उन्हें विद्यालय में ही प्राप्त हो जाता है। आगे आता है समस्या समाधान का प्रशिक्षण, कि जब हम भावी जीवन में नागरिक बनेंगे, आज के जो छात्र हैं कल के नागरिक बनेंगे, तो उन्हें समाज में बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। उनके सामने समस्याएं आएगी पग पग पर, और उनको उन्हें समाधान करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो समस्याओं का समाधान वो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका प्रशिक्षण विद्यालयों में ही इस पद्धति के द्वारा दे दिया जाता है। क्योंकि जब उनको योजना दी जाती है, मान लीजिए कि अगर हम वो बात कर रहे थे कि विद्यालय परिसर की सफाई एक योजना के रूप में वो चुनते हैं, तो अब जब वो फील्ड में जाके काम करने लगते हैं परिसर में, तो उनके सामने कोई भी समस्या आ सकती है। जैसे कि अगर वो सफाई कर रहे हैं और बीच में ही कोई एक जंगल की सफाई कर रहे हैं, वहां बहुत कटाई छटाई कर रहे हैं, और उनके सामने एक सांप आ गया, तो क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में? क्योंकि जब योजना का निर्माण किया था तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। या कोई और भी समस्या आ सकती है, किसी छात्र को चोट लग गई, तो कैसे उसको हैंडल करेंगे? इस तरह से जो समस्याएं हैं, फील्ड में जाके काम करेंगे, योजना का जब क्रियान्वयन करेंगे तो उनके सामने आएंगी और उनको वो समाधान करके चलेंगे। इससे उनको समस्या समाधान का प्रशिक्षण मिल जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में आपने पिक्चर देख ली और इस विधि के गुण देख लिए। गुण क्या क्या थे? मनोवैज्ञानिक, स्वतंत्रता आधारित, अनुभव से सीखना, पुस्तक शिक्षण से दोष मुक्त, सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण, लोकतांत्रिक जीवन यापन का प्रशिक्षण, समस्या समाधान का प्रशिक्षण। और हम यहाँ स्लाइड में जो पिक्चर है उसमें क्या देख रहे हैं कि एक छात्र है जो अकेला परेशान है, लेकिन दूसरे भी आ गए हैं और मिलजुल के किसी योजना पर काम कर रहे हैं, किसी कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं जो इसके बाकी कुछ जो बचे हुए हैं गुणों में, तो वो है कि चरित्र निर्माण में सहायक। जब बालक काम करते हैं मिलजुल करके, तो उन्हें आपस में एक दूसरे से प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, नैतिकता, इस तरह के गुण उनमें आ जाते हैं। आपस में एक दूसरे से वो एक दूसरे के गुणों से सीखते हैं, एक दूसरे से जो अवगुण है उनसे भी उन सीख लेते हैं, और इस तरह से उनके चरित्र का निर्माण होता है। और उनमें खुद में भी दूसरों की सहायता करना और दूसरों से किसी तरह की एक धोखाधड़ी न करना, इस तरह के गुण उनमें अपने आप से विकसित होने लगते हैं। आगे आता है हस्तकार्य के प्रति अनुराग, यानी जब बच्चे योजना के तहत काम करते हैं किसी भी योजना पर, तो उन्हें हाथ से काम करना होता है, और वो करते हैं तो उन्हें श्रम के प्रति उनमें निष्ठा आ जाती है। वो मान जाते हैं या जान जाते हैं कि परिश्रम का करने से ही सफलता मिलती है, और परिश्रम का क्या परिणाम होता है। तो श्रम से प्रेम करना वो सीख जाते हैं, हाथों से काम करना सीख जाते हैं, हाथ से काम के प्रति उनमें अनुराग पैदा हो जाता है। अगला इसमें आता है स्थायी व स्पष्ट ज्ञान, कि जो ज्ञान इसके माध्यम से दिया जा रहा है योजना पद्धति के माध्यम से, क्योंकि ये शुरू में भी बात की गई थी कि किलपैट्रिक ये मानकर चल रहे थे कि उस समय जो ज्ञान दिया जा रहा था वह ज्ञान विद्यालय में विद्यार्थी जो ज्ञान ले रहा था और समाज में जाकर उसे जो जीवन जीना है उसमें बहुत अंतर है, उनमें दोनों में बहुत असमानता है, बहुत दूरी है। इस दूरी को दूर करने के लिए और उसे व्यवहारिकता लाने के लिए उन्होंने इस पद्धति का निर्माण किया था। तो यहाँ पर जब वो करके सीखते हैं, स्वयं करते हैं, तो उनका जो ज्ञान होता है वह स्पष्ट ज्ञान होता है, स्थायी ज्ञान होता है, और व्यवहारिकता लिए हुए वो ज्ञान होता है। आगे आता है समन्वय शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित। समन्वय शिक्षण का अर्थ यहाँ पर है कि जो विभिन्न विषय विद्यार्थी पढ़ते हैं विद्यालय में, तो उनके जो विद्यालय के विषय हैं उनमें समन्वय हो और वो जो पढ़े तो सभी विषय जो है एक साथ में चल ले, एक साथ मिलकर वो उनका समन्वय के आधार पर अध्ययन करें। जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी अगर यहाँ पर योजना अगर उन्होंने बनाई है कि विद्यालय परिसर की सफाई करनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो हिंदी सब्जेक्ट को भी साथ लेकर के चल रहे हैं, उसमें भी उनको दक्षता हासिल हो रही है। वो कैसे कि पहले जब वो योजना बनाएंगे तो वो किसी न किसी कौशल को प्राप्त कर लेंगे, जो कौशल भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है उनको वो इसमें देख सकते हैं। आगे आता है अनुशासन और गृह कार्य से मुक्त, कि इस जो
पद्धति है, योजना पद्धति, इसमें किसी प्रकार का कोई गृह कार्य नहीं दिया जाता और इसमें जो अनुशासन है वह भी स्व अनुशासन या स्वतः अनुशासन की बात की जाती है। तो अनुशासन भी उन पर थोपा हुआ नहीं होता है और गृह कार्य भी उन पर थोपा हुआ नहीं होता है। तो इन दोनों चीजों से वो मुक्त होते हैं और जो अनुशासन है उनका स्व अनुशासन ही होता है और वो अपने स्वयं के अनुशासन के आधार पर काम करते हैं। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि किसी ग्रुप पर एक ग्रुप है, वो किसी योजना पर पहले विचार विमर्श कर रहे हैं और शायद आगे जाकर के किसी समस्या पर वो लोग काम करने वाले हैं। किसी प्रोजेक्ट मेथड के तहत किसी एक तरह से प्रोजेक्ट पर वो काम करने वाले हैं और उसको आगे जाकर के किसी समस्या जो उन्होंने ली है उसका समाधान खोजने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब आते हैं योजना विधि के दोष। कोई भी विधि है, जितनी विधियां हमने पढ़ी है, चाहे वो मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है, डाल्टन मेथड है या ह्यूरिस्टिक मेथड है या योजना विधि अब हम पढ़ रहे हैं, तो सभी विधियों में कोई ना कोई दोष अवश्य है। तो जो दोष यहाँ पर इस विधि में देखे जा रहे हैं वो निम्नलिखित है कि पहला इसमें आता है शिक्षण क्रमबद्धता की असंभावना। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो शिक्षण इसके माध्यम से दिया जा रहा है उसमें क्रमबद्धता हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि उनमें क्रमबद्धता ना हो। जिस क्रमबद्ध तरीके से सिलेबस को देखते हुए शिक्षण की आवश्यकता होती है उसका इसमें अभाव होता है। दूसरा इसमें आता है कभी कभी असंगत बातों को अधिक महत्व, कि जब उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं किसी योजना को पूरा करने के लिए, कभी कभी उस उद्देश्य से हट करके और कुछ असंगत बातों की तरफ ज्यादा ध्यान चला जाता है, उनको अधिक महत्व दे दिया जाता है। तीसरा इसमें आता है कि पाठ्यक्रम पूरा करना कठिन, कि जो भी सिलेबस है वो इस विधि के माध्यम से हर विषय का पाठ्यक्रम पूरा हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है, तो पाठ्यक्रम पूरा करना भी इससे कठिन होता है। अगला आता है विद्यालय का कार्य अव्यवस्थित, कि इससे विद्यालय का कार्य अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि जब व्यवस्थित रूप से काम हो रहा होता है तो एक कक्षा जो है उसमें एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है, बाकी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पूरा अनुशासन नजर आता है। लेकिन मान लीजिए जैसा कि हमने यही एक प्रोजेक्ट ले लिया है कि विद्यालय परिसर की सफाई, तो इसमें अगर एक कक्षा को इन्वॉल्व किया गया है तो जो बाकी कक्षाएं हैं वो विद्यालय का वातावरण जब सफाई का चल रहा होगा काम तो अव्यवस्थित लगेगा, तो इससे बाकी कक्षाओं को एक तरह से अनुशासन में परेशानी आएगी और बाकी कक्षाओं का ध्यान भी इस तरफ जाएगा और इस तरह से विद्यालय का वातावरण व्यवस्थित नहीं लगेगा। अगला आता है अध्यापक की जिम्मेदारी अधिक। जो परियोजना बनाई तो छात्रों ने है, लेकिन अध्यापक की जिम्मेदारी से बनाई है, तो अध्यापक के मार्गदर्शन में बनाई है, तो इसमें अध्यापक की जिम्मेदारी छात्रों से बहुत ज्यादा हो जाती है। एक ये खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारा खर्चा आता है। कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको पूरा करते हैं तो उसको लागू करने में खर्चा लगता है। अगला आता है कुछ विद्यार्थियों का आधिपत्य। ऐसा भी होता है कि जब ग्रुप्स में विद्यार्थियों को विभाजित किया जाता है तो कुछ ग्रुप के अंदर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपना आधिपत्य जमाते हैं। अगर उनको काम दिया गया है तो वो अपने दूसरे जो विद्यार्थी है उनसे अपना काम भी करवा लेते हैं और इस तरह से उन पर आधिपत्य जमा करके जो विद्यार्थी कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं उन विद्यार्थियों को इसमें परेशानी होती है और कुछ विद्यार्थी इसमें फायदा ले जाते हैं तो उनका आधिपत्य हो जाता है। तो इस तरह से ये एक अनुशासन की कमी भी देखी जाती है कभी कभी। तो हमने देखा योजना विधि के दोष। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इस स्लाइड पर योजना पद्धति और भाषा शिक्षण, क्योंकि ये जो पेपर है ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम या भाषा पाठ्यक्रम से परे भाषा पेपर जो है उसके तहत आता है। तो उसमें या पेडागोजी सब्जेक्ट्स में अगर ये आता है तो वहां पर हम ये देखते हैं कि भाषा शिक्षण में योजना पद्धति किस तरह से उपयोगी है या किस तरह से संबंधित है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि योजना पद्धति के माध्यम से विषयों को पृथक पृथक रूप में न पढ़ करके सभी विषयों को सहसंबंधित करके पढ़ा जाता है। इसीलिए भाषा का भी एक पृथक विषय के रूप में शिक्षण नहीं कराया जाएगा, अन्य विषयों के समान ही भाषा शिक्षण भी कराया जाता है। यानी यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो योजना पद्धति है उसमें किसी विषय के लिए अलग से पढ़ाई नहीं कराई जाती है, एक ही योजना को लेकर चलते हैं, उसमें सभी विषयों को एक साथ सहसंबंधित करके पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। योजना पद्धति वार्तालाप के माध्यम से प्रारंभ होती है, तो भाषा शिक्षण में जो है हमने देखा है कि
जो मौखिक रूप से शिक्षा का प्रमुख स्थान है। अगर कोई भी भाषा हमें सीखनी है उसका मौखिक रूप पहले सीखा जाता है। इस कारण इस विधि का जो शुभारंभ है भाषा शिक्षण से ही होता है, क्योंकि योजना पद्धति के लिए जब परिस्थिति निर्माण किया जा रहा है, योजना का चुनाव किया जा रहा है, तो उस समय वार्तालाप के माध्यम से ही योजना का चुनाव किया जाता है। तो भाषा शिक्षण का जो मौखिक रूप है उसमें दक्षता इसके माध्यम से हासिल की जा सकती है। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अभ्यास, तत्परता एवं प्रभाव तीनों ही नियमों की स्पष्ट झलक दृष्टिगोचर होती है, जो भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी है। क्या है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत? कि सबसे पहले किसी चीज का अभ्यास कराया जाता है, फिर उस चीज का उसको तत्परता से उसको लागू किया जाता है और फिर उसका प्रभाव देखा जाता है। ये जो तीनों नियम है इनको भाषा शिक्षण के लिए भी ये उपयोगी है। जैसे मान लीजिए कि हम व्याकरण की बात करें तो पहले हम उसको एक तरह से उसको नियम बता करके और उसके अभ्यास कराते हैं, फिर उसको तत्पर किया जाता है कि जब आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसमें तत्पर रहें, और फिर उसका प्रभाव देखा जाता है कि जो उसने भाषा सीखी है या जो उसने व्याकरण सीखी है उसका प्रभाव उसकी भाषा पर कितना पड़ा। और इस तरह से अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का जो नियम है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आगे इसमें आता है कि वाचन लेखन कला का ज्ञान उचित प्रकार से हो जाता है। मौखिक भाषा इस पद्धति के माध्यम से सुदृढ़ हो जाती है। और लेखन कला का ज्ञान यहाँ पर क्यों हो जाता है कि जो पूरी परियोजना है उसका लेखा जोखा तैयार किया जाता है और लेखा जोखा लिखकर तैयार किया जाता है। इस तरह से लिखने के कारण इसमें उसका लेखन कला में भी उसको ज्ञान हो जाता है, लेखन कौशल भी उसका विकसित हो जाता है। योजना विधि के माध्यम से बालकों को लिखने का प्रशिक्षण मिल जाता है, क्योंकि वो लेखा जोखा तैयार करते हैं। छात्र स्वयं लेखा जोखा तैयार करके और पूरी योजना में उन्होंने क्या काम किया वो पूरा का पूरा वो उसमें लिखते हैं। और फिर इससे क्या होता है कि छात्रों का जो लेखन कौशल है उसका विकास हो जाता है और सभी छात्रों को एक तरह से जो कौशलों में जो है भाषा सीखने की जो भाषा कौशलों की जो अंतिम सीढ़ी है, पहली सीढ़ी उसमें कौन सी है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों ही सीढ़ियां जो है ये चारों कौशल हैं और इन चारों कौशल में इस योजना पद्धति के माध्यम से विकास किया जा सकता है। योजना की तैयारी के लिए बालक पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र पत्रिका आदि की सहायता लेते हैं तथा अध्ययन करके आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करते हैं। इससे छात्रों में वाचन, मनन दोनों ही शक्तियां विकसित हो जाती है। योजना के लिए बालकों को जाना ही पड़ता है, लाइब्रेरी जाएंगे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, अध्ययन करने की उनमें आदत विकसित होगी, कई सूचनाएं उनको एकत्रित करनी होंगी, इससे उनकी नॉलेज बढ़ेगी और वाचन करने की उनकी शक्ति भी बढ़ेगी। आगे इसमें छात्रों में वार्तालाप के द्वारा पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। अभिव्यक्ति की हमारे पास क्या माध्यम है? हमारे मन में जो भी विचार हैं या जो भी भाव हैं हम उन्हें दो प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल करके या लिख करके। तब जब वार्तालाप करते हैं तो छात्र एक दूसरे अपनी बात रखते हैं तो उससे वो अपने मन की बात को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं और उससे उनकी अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। व्याकरण संबंधी त्रुटियां और उच्चारण दोष भी इससे दूर होते हैं। भाषा के व्यवहारिक प्रयोग का भी पूरा पूरा अवसर यहाँ पर मिलता है। व्याकरण संबंधी त्रुटियां इसलिए क्योंकि वो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो उनमें उच्चारण दोष आदि दूर हो जाते हैं और भाषा का उनमें एक दक्षता हासिल हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से भाषा कौशल में भी दक्षता हासिल की जा सकती है। तो भाषा का सीधा संबंध जो भाषा शिक्षण का योजना पद्धति में है और इसके माध्यम से जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जो योजनाएं पूरी की जा रही है, उससे भाषा कौशल भी विकसित हो जाता है और भाषा शिक्षण पूरी तरह से बच्चों पर पढ़ाया जा सकता है। चलिए, तो बच्चों आज आपने देखा प्रोजेक्ट मेथड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोजेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने मिलने वालों में, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए और मेरा जो ये चैनल है डॉक्टर मंजू सिंह नाम से बीएड विषय के लिए जो चल रहा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।